स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। हम लोग बना रहे हैं क्लास 10 और क्लास 10 में चल रहा है आपका सैंपल पेपर हम मैथमेटिक्स का बना रहे हैं और सवाल से लिए हुए हैं। आपके लिए फर्स्ट वीडियो बनाए थे। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने जो है सेक्शन ए कंप्लीट किया था। आप चलेंगे सेक्शन बी और सी की तरफ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स के होंगे सभी प्रश्न। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। हम लोग बात करते हैं बिना समय गवाए। ये प्रश्न कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। लिए यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक दिया है 480 और दूसरा दिया हुआ है 720। ये दोनों नंबर कहता है कि निकालिए आप कि इसका जो है एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम भी क्या होगा, और यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। डियर स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या यूज करना चाहते हैं। तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये यूज करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे। 2 नंबर है। एक नंबर क्या है? तो एक नंबर आपका है वो है आपका 480। पहला नंबर है 480। चलिए 480। और दूसरा नंबर क्या है? 720। चलिए पहले दोनों को एक एक करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक प्राइम और दूसरा है फैक्टराइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो है पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब है इस नंबर को फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जो भी टर्म्स आएंगे इसको ऐसा एक्सपेंड करेंगे सब मल्टीपल्स के फॉर्म में आएंगे। इसको हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब रह गया प्राइम। जितने भी नंबर अंदर में दिखेंगे सब आपको प्राइम नंबर में दिखेंगे, तो उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं, यहाँ पर रब करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। जो आपको 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर क्या है? एक है 480 और दूसरा है 720। पहले 480 को ब्रेक करते हैं। 480 को ब्रेक करते हैं तो पहले होगा क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो गया। फिर 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर 2 करेंगे, 2 6 जा क्या 12। फिर 2 से होगा 2 3 जा 6। फिर 2 से होगा 2 से कितना हो गया 15। फिर 3 से होगा 3 5 जा इतना, मिला जुला के 1 2 3 4 5। तो हो जाएगा आपका क्या होगा यहाँ पे? तो लिख सकते हैं हो गया आपका 2 इंटू कितना है 2 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर हो गया 4, ये हो गया 5, 2 हो गया। फिर क्या है 3 इंटू 5। चलिए भैया, ये हो गया आपका इसका क्या फैक्टराइज, इसको कर लिए, फैक्टराइजेशन किए। और ये सभी नंबर देखिए क्या है? प्राइम नंबर है। यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए उसी प्रकार से आता है 720 को ब्रेक करेंगे। 720 को तो यहाँ पर 720 लिखते हैं। 720 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 720 को हम ब्रेक करेंगे। 720 इसको भी डिवाइड करेंगे सबसे छोटा नंबर किससे? 2 से। तो ये हो गया 36। फिर होगा 2 से क्या होगा 18, 2 से होगा 19, 2 से होगा 45, 3 से होगा 3 5 जा 15, यानी 2 1 2 3 4, 2 4 है, यानी कि 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है। उसके बाद जो है 3 इंटू 5, ये हो गया 3 इंटू 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये जो है सभी नंबर देखिए, इसका 720 का फैक्टराइज है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 15। तो ये हो गया 3 5 जा 15। तो 3 कितना हुआ? 2 टाइम्स हुआ। 3 इंटू क्या हो गया 5। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स बताइए इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ। पहले दिया हुआ है, एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ किसका एचसीएफ? तो एचसीएफ जो है 2 नंबर कौन है? 480 और दूसरा क्या है 720। तो 480 और 720 का एचसीएफ क्या होगा? चलिए तो करते हैं बिना समय गवाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 2 दोनों में है, जो कॉमन है लिख देंगे यहाँ पे। चलिए लिख दिए। फिर देखिए और भी कॉमन है, हाँ और भी कॉमन है। क्या है? जो कॉमन है उसी को हम लिखेंगे, सबको मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। और जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। ये हो गया
2, फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया आपका 2, ये भी हो गया, फिर क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3, उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया 5, ये क्या हो गया आपका 5। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा हो गया 16, 5 जा 80 और 18 जो 3 जा 8 3 जा 24, मिला जुला होगा 240। इसका आंसर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। का जो है एचसीएफ हो गया। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें इसको याद रह ही गया होगा, ये चीज़ हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हम जो है ये नहीं करेंगे। चलिए अब जो है हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसको क्या हम ऐसा नहीं लिखते सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 आपका 5 है तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, यानी 2 को जो है मल्टीपल्स के फॉर्म में 5 बार है तो जितना बार रहेगा पावर में लिखा जाएगा। फिर 2 को कंप्लीट खत्म हो गया, क्या क्या और बच गया, एक बच गया 3 और दूसरा क्या बच गया 5। चलिए इसको लिख देते हैं। फिर इसको आते हैं 2, देखिए 1 2 3 4 कितना है 2 आपका है कितना है 4 है, 2 4 बार आया है तो 4 बार मल्टीपल के रूप में है तो पावर 4 लिख दिए। फिर क्या है 3, 3 कितना बार है 2 टाइम्स है तो 3 जो है 2 टाइम्स हो गया, इनटू क्या 5। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं इसका लिखते हैं हम लोग, एचसीएफ हो गया, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में आ जाते हैं किसका, तो 480 और है 720। इसका जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना जैसे 2 है, सबसे छोटा नंबर 2 है। अब 2 का मैक्सिमम पावर को देखना है तो 2 का पावर दोनों में देखिए तो मैक्सिमम कौन है उसी को हम लेंगे। कौन है ये है तो ये 2 है, 2 दोनों में है, यहाँ भी है, लेकिन 2 जो है मैक्सिमम पावर 5 है तो इसी को लेंगे, फिर छोड़ देंगे जो बचेगा उसको, यानी इसको नहीं लेना है। देखना है दोनों में से जिसका जो जिस बेस का बात किया जाए उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वही लिखाएगा यहाँ पे। चलिए भैया तो लिखाएगा 2 टू द पावर 5 हो गया इनटू, अब 2 का कहानी खत्म। आ जाते हैं हम लोग किस में आ जाते हैं 3 में, 2 के बाद आता है 3। आप दोनों देखिए 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, अधिक से अधिक पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 का देखिए दोनों में, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1 और यहाँ पर क्या है 2, तो बताइए दोनों में से ज़्यादा पावर कौन है 3 का, तो ये है 3 का पावर 2, तो जिसका जो है ज़्यादा पावर है उसको हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आ जाइए 5 में मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1 ही है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो ये लिखा जाएगा 5। तो ये हो गया आपका। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, ये हो गया, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 32 हो जाएगा। फिर जो है 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 3 जा कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 इंटू 5 हो गया। इसको जैसे आपको मल्टीपल में आपको सुविधा होता है वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग करते हैं। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया 16। फिर 9 से करेंगे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 9 से कितना होता है 54, तो ये हो गया 4, कैरी कितना हुआ 5, 9 1 जा 9 और 5 कितना होगा 9 और 5 हो जाएगा 14, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1440। ये दोनों जो नंबर था, ठीक है, ये दोनों जो नंबर था ये 480 और 720 का पहले हमने निकाला, इसका क्या निकाला एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मेरा आंसर आ गया ये, ठीक है। उसी प्रकार से इसी दोनों का फिर से हम एलसीएम निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, यानी तो क्या था ये फैक्टराइज किए हुए थे और ये क्या है सभी प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए और एलसीएम निकाले तो मेरा निकल गया, क्या निकल गया 1440, ये हो गया दोनों का आंसर। तो आप समझ गए होंगे ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम, ये दोनों नंबर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, कहता है ये जो दो नंबर है इसका एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म इतना, इसका जो एचसीएफ है ये एक्सप्रेस करके यानी कि इसको एक्सप्लेन करके इतना लिखा गया है। इसका क्या है एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ इतना दिया हुआ है।
कहता है फाइंड द वैल्यू एफ एम, तो बताओ कि एम का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये 2 नंबर दिया हुआ है तो इजीली हम इसको एच फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ इसका क्या है हम निकाल सकते हैं, इसके लिए तो बहुत सारा मेथड है। इसका 2 मेथड है, एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ ही गए। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, देखिए ऐसे आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से बनाइएगा। जैसे इसका दोनों का एचसीएफ पहले हम लोग निकालेंगे। चलिए रफ इधर करते हैं, रफ करते हैं कि एचसीएफ कितना निकलेगा, कितना 85 और कितना 238 का। तो मैं आपको बता दूं जब भी 2 नंबर में, सिंपल याद रखिएगा, ऐसे 2 नंबर की लड़ाई होगी तो बड़ा नंबर के पीछे छोटा नंबर लगा रहता है। यानी बड़ा नंबर को कौन मारेगा, छोटा नंबर। दोनों में लड़ाई है, बड़ा नंबर को डिवाइड करेगा छोटा नंबर। 238 समझ लीजिए ये दो घर की लड़ाई है। ये बड़ा नंबर है और ये क्या है, छोटा नंबर। छोटा नंबर पहले जो है हमला कर दिया, ठीक है। अब हमला कर दिया तो चलिए इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा कितना से डिवाइड करेगा, तो इसको 2 से दीजिए, ठीक है। 2 5 जा 10 हो गया, 8 2 जा 16 और कितना होता है 70। आप देख सकते हैं इतना ही जाएगा। इससे ज़्यादा देंगे तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे यदि कम देंगे तो और छोटा ही हो जाएगा। चलिए ये है, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया 13 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 6, ये हो गया। अब ये जो है दोनों में लड़ाई था, किसमें किसमें, 85 और 238 में। लेकिन इसको जो है डिवाइड किया 85, ये दोनों घर में लड़ाई था तो इसका खानदान में कौन बच गया, 68। अब 68 क्या छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। किसको, इसको, चूंकि यही ना इसको मारा है तो चलिए 85 को नहीं छोड़ेगा। चलिए 85 को डिवाइड करेगा, कितना से जाएगा, चलिए 1 से हो गया 68। अब क्या हुआ यहाँ पे 15 में सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 7 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 1। अब बताइए इसका खानदान में बच गया ये डिवाइड किया इसको, इसका खानदान में ये क्या छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। अब ये डिवाइड करेगा किसको, 68 को डिवाइड करेगा तो ये कितना बार जाएगा 4, तो ये हो गया 68। मिला जुला के इसका जो है, जो लास्ट में पिक्चर में जो हीरो होता है लास्ट में बचता है, और लास्ट में जो पूरे खेल को खत्म कर दिया, पूरा कहानी को खत्म कर दिया, वही इसका कहलाएगा हीरो। और ये हीरो ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर क्या हो गया 17 इसका एचसीएफ हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसका एचसीएफ क्या हो गया 17। तो यहाँ पर कहता है इसका जो एचसीएफ क्या है, तो हमको मिल गया रफ से, क्या मिल गया कि 17 हो गया, ठीक है। अब बताइए कहता है इसी का वैल्यू, इसी का एचसीएफ इतना दिया है, मतलब एक तो आप 17 हम निकाल लिए और दूसरा जो है इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना है, ये तो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये वेरिएबल के फॉर्म में है और ये क्या है मेरा कांस्टेंट के फॉर्म में है। तो क्या हो गया 85 क्या m माइनस 238। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, एम का। चूंकि ये हम लोग लाए फाइंड आउट किए कितना होता है और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना होता है। चलिए एम का वैल्यू निकालेंगे, तो जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको एक तरफ रखिए और जिसका नहीं निकालना है उसको एक तरफ रखिए। तो ये होगा 17, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस होगा 238 इक्वल टू क्या होगा 85 एम हो जाएगा। चलिए दोनों के ऐड कर दीजिए, 7 और 8 कितना होता है 15 हो गया, 3 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 85 हो गया एम। उसी प्रकार से एम का जब वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा डिवाइड में 255 अपॉन क्या होगा 85 हो जाएगा। इस प्रकार से तो अब इसको जैसे आपको काटना है काट दीजिए, जिससे काटना है। तो देखिए 17 का टेबल में जो है दोनों आता है, कौन कौन आता है तो आपको बता दूं। 17 को 15 टाइम्स में ये कट जाएगा, 17 को 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 3 जा 15। मिला जुला के एम का जो वैल्यू है वो आ गया, कितना आ गया तो एम का वैल्यू 3 आ गया। तो यही निकालना था, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। अब चलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ओड नंबर। कहता है 2 डाइस है, जब भी एक डाई को आप फेंकिएगा दोस्तों तो उसका जो है नंबर ऑफ सैंपल इसमें क्या होगा 6 होगा। क्योंकि डाई में जो होता है वो आपका 6 फेस होता है, 6 फेस होता है, तो ये क्या होगा 6 से। कॉइन को एक बार फेंकिएगा 2 ही होगा, चाहे तो हेड होगा या फिर कॉइन होगा। तो ये चीज़ है, तो आपको याद रखना है कि एक कॉइन हो एक डाई हो, उसको एक बार फेंकेंगे तो कितना होगा, तो उसको याद रखना है कि डाई का बात है तो एक बार फेंकेंगे तो कितना उसका फेस होता है 6।
6 फेस में कोई भी एक आ सकता है, एक बार की फेंकने की बात है। ठीक है, आप सुनिएगा, यहाँ पर जो है कितना 2 डाइस को फेंका जाए एक बार, या एक डाई को 2 बार फेंका जाए, दोनों का सैंपल स्पेस सेम होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा, सेम होगा। और उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 2 बार उसको फेंकेंगे तो 2 बार फेंकेंगे, जितना बार फेंकेंगे वो ऊपर में लिखेंगे, और या फिर जितना यहाँ पर डाई रहेगा वो उसको पावर में लिखाएगा। ये एक बार मतलब एक डाई में कितना फेस होता है उसको यहाँ पे बेस लिखना है, और जितने डाइस को यहाँ पर फेंका जाए, या एक डाई को कितना बार भी फेंका जाए, यदि यहाँ पर लिख रहा होता कि एक डाई को 2 बार फेंका जाता तो उसमें भी यहाँ पर 2 ही लिखते, और यहाँ पर 2 डाई को बात किया जाए तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, यानी कि एक डाई को 3 बार फेंकना या 3 डाई को 1 बार फेंकना, दोनों का नंबर सैंपल स्पेस सेम होगा। एक डाई को 2 बार फेंकना या फिर 2 डाई को 1 बार फेंकना, दोनों का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक ही होगा, सेम होगा। चलिए, तो यहां पर 2 डाई का बात है तो ये क्या होगा, पावर में 2। चलिए 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वैल्यू कितना होगा, 36, यानी इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हुआ ये 36, जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इवेंट में आते हैं, नंबर ऑफ इवेंट जिसका बात चल रहा है, तो यहाँ पे जो है कहता है कि नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, तो 2 नंबर को प्रोडक्ट जो होता है, यानी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है ये सारी नंबर का, ये सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर। तो आपको पता होना चाहिए ओड का मल्टीप्लाई ओड से करेंगे तभी उसका वैल्यू क्या होगा, ओड आएगा, यानी उसका जो प्रोडक्ट होगा ओड होगा। कभी भी ओड नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा इवन से होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इवन होगा। तो यहाँ पर देखना है कि ओड लाना है तो ओड वाला को ओड से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तो इवन और ओड दोनों दिया हुआ है, क्या 4, 6, 7, 9, 11 और 12, लेकिन हमको लाना है ओड, तो ओड को ओड से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट का बात चल रहा है तो प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए क्या, ओड। तो चलिए ओड को ओड से, तो यहाँ पर 3 नंबर है जो कि ओड है, क्या है 7, 9 और 11। तो देखिए पहला होगा 7 का 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 से 49 होता है ना। चलिए फिर उसी प्रकार से 7 का किससे होगा, 9 से, 7 9 जा कितना होता है 63, वो भी ओड होगा। उसी प्रकार से 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा आपका होगा किससे, ये हो गया 7 9 और दूसरा 11, तो 7 9 और 11, ये 7 के लिए हो गया। 9 के लिए भी वैसे होगा, 9 × 7, फिर 9 × 9, फिर क्या होगा 9 × 11। ठीक है, ये जो है पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, जो भी इवेंट है उसका। फिर 7 9 के बाद क्या बच गया 11 का नंबर का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 11 का किससे कीजिए तो 9 से कीजिए, फिर 11 का किससे कीजिए 11 से कीजिए। तो इसका जो होगा आउटकम जो इवेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका जो है प्रोडक्ट ये ओड नंबर होगा। चलिए कितना हुआ 1 2 3 5 6 7 8 9, तो इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 9। अब आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट इक्वल टू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। चलिए नंबर ऑफ इवेंट तो यहाँ पे कितना है 9, अच्छा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36, मिला जुला इसको कैलकुलेट कीजिए तो इसका वैल्यू आ गया, क्या आ गया 1/4 आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो क्वेश्चन है इसका जो है आंसर होगा 1/4। मतलब कहने का मतलब है ये सारे बहुत सारा नंबर है, इस नंबर को जो है प्रोडक्ट करना है, कैसा कितना इवेंट होगा जिसका जो है प्रोडक्ट करने से क्या होगा वो ओड नंबर होगा। तो मैंने देखा कि ओड को ओड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा ओड होगा। तो ये जो है इवेंट आपका 9 आ गया, जबकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ रहा है 36। तो ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है 36 है, जबकि नंबर ऑफ इवेंट कितना आया 9 आया, तो 9/36 दैट मीन्स 1/4 मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 1/4 हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब मेरे पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स कहता है कि पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर कितना होगा, हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। कहता है यहाँ पर जो है 3 डिजिट जो होगा उसमें देखिए ये होगा यूनिट, ये हो गया टेंस हो गया 100 में क्या होगा, तो 100 में आपका जो है 100
100 में कहता है कि 8 होगा, ठीक है, क्या होगा 8, और यहाँ पर जो है यूनिट में कितना होगा 5। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो है कितने ऐसे नंबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 3 डिजिट का बात करते हैं, बताइए 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हम लोग जानते हैं 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट जो होता है वो होता है 999, ठीक है, माइनस क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना हो गया 100 प्लस क्या होगा 1। ये फार्मूला है। आपको पूछ दे कि बताइए कि 4 डिजिट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 4 डिजिट की जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे 1, तो पता चल जाएगा कि 4 डिजिट आखिर कितने हैं। उसी प्रकार के 3 डिजिट्स कितने हैं ये पता चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट करेंगे, उसमें से लोएस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट लिखेंगे और प्लस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फार्मूला है। तो मिला जुला के ये हो गया 899 प्लस कितना हुआ 1, मिला जुला कितना हुआ 900, यानी टोटल जो है 3 डिजिट्स आपको पूरा पॉजिटिव नंबर में 3 डिजिट जो होता है टोटल वो आपका होता है 900। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आता है नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट जो पूछ रहा है क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ पर जो है 100 की जगह 8 होगा और यूनिट के जगह में 5 होगा। तो बताइए ये सब कितने होंगे। तो देखिए चाहे तो यहाँ पर क्या होगा 0 लगा देंगे, तो एक नंबर जो हो गया वो हो गया 805। दूसरा यहाँ पर 1 भी आप देख सकते हैं, तो 815। फिर कितना हुआ 800 क्या 25, फिर क्या होगा 835, फिर क्या होगा 845, फिर क्या होगा 855, 865 और 875, फिर होगा 885, 895, ठीक है। इतना आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हुआ 10। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो होता है यहाँ 805 जो सबसे छोटा नंबर हुआ और बड़ा सा नंबर कितना हुआ, ये इसको ए मान सकते हैं और इसको एन मान सकते हैं, और यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे, तो बाय यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके एन का जो फार्मूला होता है, एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फार्मूला यूज करके हम लोग बना सकते हैं। एन के जगह ये हो गया, ए के जगह क्या होगा 805 हो गया। उसके बाद डी जो है यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना का है, तो 10 का है तो 10 हो जाएगा, एन का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, इससे भी पता चल जाएगा। यहाँ छोटा सा नंबर था, कम था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दी कि ये सब होता है। लेकिन यदि बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो हम लोग यही यूज करते हैं, एन का फार्मूला एन टर्म का यूज करते, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन का बात करते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अभी अभी मैंने बताया था, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये हो गया नंबर ऑफ क्या फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिसका बात किया जाए वो। तो ये हो गया आपका 10 और टोटल कितना है 900। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू हुआ 1/90, इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है इसका करेक्ट आंसर आपका 1/90 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर है sin स्क्वायर 60 डिग्री। पहले आपको जानना पड़ेगा इसका वैल्यू हम लिख देते हैं साइड में, अच्छा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको पता है। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 0 1/2 1/√2 √3/2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या होता है 2 होता है, ठीक है। आप बात करते हैं tan जो है 30 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। सेक 45 डिग्री की बात करेंगे, सेक 45 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू होता है आपका जो होता है √2 होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, समझ गए। इतना अब कुछ करना नहीं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर रूट 3/2, ये स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो 1/√3 इसका लिख दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है √2 होता है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर था ये कर दिए, कहानी खत्म हो गया। चलिए अब बनाते हैं।
2, बताइए √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और ये क्या होगा 4 माइनस क्या होगा 1 अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब करते हैं नीचे, नीचे क्या करते हैं √2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2, तो यहाँ पर काट दीजिए क्या होगा ये 2 होगा, मिला जुला के इसका जो वैल्यू होगा 3/2 माइनस 1/3 अपन क्या हो जाएगा 2। चलिए अब करते हैं 3 और 2 का एलसीएम क्या लेंगे, क्या होगा 6, क्या होगा ये 3 3 9 माइनस 2 अपन क्या होगा 2, मिला जुला के ये हो गया 7/6। अब देखिए ये 2 अकेला था ना, जब अकेला है किसी के साथ नहीं है तो रह जाएगा नीचे, और या फिर ये जो है किसी के साथ होता एक ही बार जो है 10/10 आ जाता फर्स्ट में ही, तो ये हो जाता ऊपर, तो ये अकेला है इसलिए हो जाएगा नीचे। मिला जुला किसका जो वैल्यू होगा 7/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हुआ करेक्ट आंसर 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि 7/12 किस प्रकार से आया, तो इस प्रकार से 7/6 × 2 = 7/12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स कि फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हो गया जब भी एक्स एक्सिस की बात किया जाए तो y = कितना हो जाएगा 0। जब y एक्सिस का था इसका मतलब x = 0, एक्सिस में है इसका मतलब x में है तो y में नहीं है, नहीं मतलब 0, y एक्सिस में है इसका मतलब y में है, x नहीं है, x मतलब उसका इसका मतलब हुआ कि जब नहीं है x = 0, तो ये y x एक्सिस है इसका मतलब y = 0 हो गया। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, जो कि कितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द पॉइंट इतना, कहता है एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी है, इसका जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और -4 दिया है इसका कोऑर्डिनेट। कहता है इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस मतलब क्या है एक्स है लेकिन वाई क्या है 0 है। वाई एक्सिस कहता तो वाई के जगह में लिखते एक्स लिख देते 0, तो एक्स एक्सिस में तो एक्स है, क्या है वाई के जगह में क्या है 0 है। और कहता है दो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है √41 है, इसका डिस्टेंस क्या है 41 है। तो हम कुछ अब करेंगे नहीं, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे। इसको हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं x1 और y1 समझते हैं, और इसको जो है इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x2 और y2। आपको ये पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सेकंड को मान लेंगे x2 y2, या फिर ऐसे कर सकते थे इसको इधर लिखते और इसको उधर लिखते, ऐसे भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें को हम लोग लिख डालेंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन में सारी चीज़ों को लिख लेंगे। हियर क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x1 और दूसरा दिया है y1, उसी प्रकार से x2 और दूसरा क्या है y2, तो x2 y1 क्या है एक या 8 और ये क्या है तुम्हारा -5, x2 क्या है x2 तुम्हारा है आपका x और y2 कितना है y2 आपका है 0, ये हो गया। अब यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, तो यूज करने वाले हम लोग बाय क्या है डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग क्या है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, क्या पता होगा कि मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, तो ये जो है ए बी एक डिस्टेंस हो गया, तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो ए बी का वैल्यू होगा आपका क्या होगा x2 - x1 क्या होल स्क्वायर प्लस क्या y2 - y1 इसका क्या होल स्क्वायर। चलिए अब करते हैं x2 का वैल्यू कितना हुआ, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है क्या x माइनस x1 कितना है, तो x1 आपका 8 हो गया, इतना हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 कितना है मेरा 0 माइनस क्या है माइनस का वो हो गया प्लस है ना 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना √41 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि इसको स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका जो वैल्यू होगा हो जाए 41 और इसका जो होगा ये इसको रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसको तो क्या होगा ये मान लीजिए इसको स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो होगा क्या कि ये जो है स्क्वायर रूट ये हट जाएगा। अब क्या बच गया x - 8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x², फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 16x प्लस होगा
64 प्लस क्या होगा 25 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा जो वैल्यू होगा ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इसको आप मिटा सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे, इसको आप ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत था उतना हम लोग कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करना होगा। ये आपका हो गया। इसको क्या करेंगे कि इसको उधर ही ले जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 16x उसके बाद इसको जो है दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 41 प्लस में है, उधर जा क्या होगा -41 होगा, -41 इक्वल टू 0। और चाहे तो इसको उधर ले गए और जब उधर ले गए इसको वहाँ तो ये आ जाएगा ऑलरेडी इधर, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर -16x। चलिए अब माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा ये, तो 9 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 8 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 4 होगा, इक्वल टू क्या होगा ये हो गया। आप समझ सकते हैं 12, इसको ब्रेक कीजिएगा 12 और 4 को, है ना। 12 4 जा कितना होता है 48 और 12 और 4 कितना होता है 16, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ साथ हो जाएगा आपका क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x -4x, ठीक है, प्लस क्या होगा 48 इक्वल टू 0। चलिए आप ब्रेक कीजिए इसको, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा x, क्या होगा x -12, ठीक है। इसमें जो है माइनस रहेगा, माइनस उतार दीजिए, क्या हो गया ये 4 हो गया कॉमन, क्या होगा x माइनस क्या हो गया 12, है ना। इतना हो गया। दोनों में देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x -12 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x -4 इक्वल टू क्या 0। अब बताइए इसका वैल्यू 0 कब होगा, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कर 0 कब होगा, चाहे तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों को कंपेयर किससे कर देंगे, जीरो से कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। 0 से कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x -12 इक्वल टू 0, है ना। चाहे तो इधर इतना या फिर और क्या x -4 इक्वल टू 0। चलिए करते हैं कैलकुलेट, तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 12, जबकि यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो x का 2 वैल्यू निकल गया। कितना निकल गया, एक आ गया 12 और दूसरा निकल गया 4 निकल गया स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया था इसके बाद जो इधर था वो आपका तो क्या था, एक था x और दूसरा 0, तो इसका 2 चीज़ें आ गई, क्या आ गई, एक हो गया 12 होगा, 12 0 होगा, या फिर क्या होगा 4 0 होगा। तो यही इसका क्या निकल गया पॉइंट्स, है ना, वो पॉइंट्स होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट 2 ही चीज़ होगा, वो होगा आपको क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ये हो गया 12 4 और 4 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये जो है डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ यूज कर दिए, आपका आंसर निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द वेटिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई कहता है कि ये एक ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ये जो है आपको दिखाना, ये जो वेटिसेस है ट्रायंगल का और ये बनाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, क्या है, ए है, ये दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है -5 और 6, बी का दिया हुआ है 3 और 0 और 6 का दिया हुआ है क्या दिया है 9 और 8। ये चीज़ है, 3 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर जो है हम लोग जब इसका डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर देंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तीनों का, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके यदि ये तीनों का वैल्यू निकाल दें और देखें कि कोई दो साइड को है इक्वल है, तब कहेंगे ये जो ट्राइंगल है वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो कि ये जो वेटिसेस है वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वेटिसेस है। तो इसके लिए हमको दिखाना ये होगा कि ये तीनों साइड में से कोई दो साइड क्या होगा इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए बी फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट आप लोग करते हैं, तो ए बी का जो वैल्यू होगा ये क्या करेंगे, ये वाला ए बी, तो ये पहले 20 माइनस 20 करेंगे, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। अब क्या है इसका वैल्यू, तो 3 और 5 कितना होता है 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, है ना, प्लस क्या होगा
-6 का होल स्क्वायर 36 होगा। तो मिला जुला कि इसका जो वैल्यू होगा 6 4 10 और 6 3 9 और 1 कितना होगा 10। इसका जो वैल्यू होगा प्लस ये जो होगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 10 हो गया। यानी कि ए बी का जो वैल्यू है वो आपका आ गया कितना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया 10 यूनिट। क्या आ गया 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट आ गया। चलिए ए बी निकल गया। उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। चलिए बी सी निकालते हैं। बी सी में भी वही यूज करेंगे, इसको आगे वाला में आगे वाला को माइनस कर दीजिए। तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर किए। तो इसका जो वैल्यू होगा 9 माइनस 3 कितना होता है 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस क्या होगा 8 8 जा कि 8 का होल स्क्वायर हो गया, मिला जुला के हो गया इसका वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा ये 6 6 जा 36 और ये हो गया 8 8 जा 64। इसका जो वैल्यू हो गया स्टूडेंट वो हो गया आपका हो गया स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू क्या होता है 10। यानी जो यहाँ क्या वैल्यू है यहाँ से यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। यानी इस ट्राइंगल में देखिए दो साइड आपस में इक्वल हो गया। चलिए थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग करेंगे क्या करेंगे, तो निकाल लेते हैं ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू निकालते हैं तो ए सी का तो आगे वाला में आगे वाला को माइनस कीजिए। तो 9 + 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 + 5 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर 8 माइनस 6 होल स्क्वायर कर दिए। तो इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 9 और 5 कितना होता है 14 होगा, 14 का होल स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 2 का होल स्क्वायर होगा, मिला जुला का होगा 196 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू हुआ ये कितना हो गया 200 हो जाता है। कितना हो जाता है 200 हो जाता है। ये 200 का जो वैल्यू हुआ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 स्क्वायर रूट 2, 10 स्क्वायर रूट 2 कर देंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए क्या ये तीनों जो है साइड इस ट्राइंगल का तीनों साइड तो इक्वल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ दो साइड इक्वल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं फ्रॉम एबव वी गेट, ठीक है लिखिएगा फ्रॉम एबव वी गेट। हम लोग क्या पाए कि ए बी इक्वल टू क्या है ए बी इक्वल टू बी सी देयरफॉर क्या है ये पॉइंट जो है ए बी सी आर द क्या वेर्टिसेस ऑफ किसका कौन सा ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये वेर्टिसेस है। ये प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या है इक्वल है। एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है, इसका मतलब वो जो है ये जो वेर्टिसेस है ये वेर्टिसेस यानी कॉर्नर है, ये क्या है ए बी सी मतलब ए बी सी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसी का ये सब वेर्टिसेस है। यही प्रूव करना था और ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको कोई दो साइड की इक्वल दिखा दिए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट्स ये क्या है स्क्वायर रूट 2 है 10 स्क्वायर रूट 2, तो ये आप लोग समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी। कहता है 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक है डी और दूसरा ई और तीसरा एफ। कहता है डी जो है ना बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी का बीच में कौन है डी। ई जो है सी ए का जो है मिड पॉइंट क्या है ई है। एफ जो है ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, ये है दिया हुआ है मिड पॉइंट। तो कहता है कि आप प्रूव कीजिए एफ बी डी देखिए कहाँ पर है एफ बी डी, ये हो गया एफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा एफ बी डी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है क्या है डी एफ कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं डी ई एफ, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसका बात चल रहा है, इसका ये जो है इस ट्राइंगल का क्या है ये जो पहले रेड में कलर किए थे ये जो ट्राइंगल इसका क्या है सिमिलर है, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आपको मैं बता दूं कि ट्राइंगल में जब कोई ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी है तो ए बी सी में सपोज कीजिए ये दोनों जो है मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। सपोज करो डी और ई जो है मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है क्या ए सी का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो है ये दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो जाएगा। क्यों
क्योंकि मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो इसको हम रेशियो करेंगे तो होगा x अपॉन x, और इधर क्या होगा y अपॉन y हो जाएगा। मिला जुला के कट कुट के क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 1। दोनों का रेशियो सेम हो गया। जब दोनों का 10 अपॉन 10 और 10 अपॉन 10 हो गया, दोनों का रेशियो सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेशियो सेम हो गया, इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होता है। ये बताता है कन्वर्स ऑफ क्या बताता है, थेल्स थ्योरम बताता है। ठीक है, कि जब जो है 10 अपॉन 10 और 10 अपॉन 10 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये एफ और ई यदि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो इसका जो रेशियो है यानी एफ अपॉन एफ बी और ए ई अपॉन ई सी दोनों क्या होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा। जब सेम होगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल होगा। उसी प्रकार से या इधर से भी हम लोग चलेंगे, इधर भी से भी चलेंगे तो वैसी स्थिति में भी यदि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है तो 10 अपॉन 10 और 10 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसी प्रकार से आप तीनों तरफ से आप चल सकते हैं तो देखिएगा आपस में से क्या होगा, पैरेलल होगा। ये इसका पैरेलल होगा, ये जो है इसका पैरेलल होगा, और जो है ये इसका पैरेलल होगा। अब समझ गए होंगे कि आखिर क्यों होगा। तो ये आपका प्रोसेस है, आप चाहें तो ऐसा लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको मैं बताया कि ऐसी स्थिति में जब हम चलेंगे, एक को कम से कम दिखा दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे दिखा सकते हैं ये चीज़ कि जो है मैंने आपको जो बताया था उसका आप यूज कर सकते हैं कि ये जो होगा कि ये ट्रायंगल ए एफ ई है ना, और ए बी सी में जब एफ एंड ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ऐसी स्थिति में एफ ही पैरेलल क्या होगा, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम देख सकते हैं फिगर को हम लोग ले लेते हैं जो आपको अभी दिखाई पड़ा, जिसको हमने किया है इस प्रकार का आपका फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, फिगर में इस प्रकार से आपको जो कंस्ट्रक्ट हम किए हुए हैं, बी है ना, डी और क्या है ये ई और एफ, मैंने बताया कि ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के बाद तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंस जो है ना, क्या है, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका मिड पॉइंट है, तो ये है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ हो गया बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इसका जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने के बाद क्या होगा आपको मैं बता दूं, ये यदि मिड पॉइंट है तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आप एक को प्रूव भी कर सकते हैं वैसे ही कि 10 अपॉन यदि मिड पॉइंट है तो 10 अपॉन 10 तो ये इसका पैरेलल होगा, उसी प्रकार सब हो जाएगा। तो ये जो है आपका ये एफ ई जो होगा पैरेलल होगा किसका, बी सी का पैरेलल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर देख सकते हैं कि ये जो है ई डी जो है ई से लेकर डी जो है पैरेलल होगा, किसका पैरेलल होगा, तो ए बी का पैरेलल होगा, एंड जो है ये हो गया। अब बच गया ये क्या, एफ डी जो है पैरेलल होगा, एफ डी किधर है, ये किसका होगा, ए सी का जो है पैरेलल है। ये जब पैरेलल है अब हम इसका नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि एफ बी डी और ये जो कहता है उसको हम लिख देंगे क्या, इन ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जिसको हमको प्रूव करना है, इन ट्रायंगल एफ बी डी और एंड कौन सा लेंगे, तो ट्रायंगल जो है डी ई एफ इसके विषय में हमको बात करना है। ये दोनों ट्रायंगल के विषय में बात करेंगे कि एफ बी डी यहाँ पर नाम लिख दिए एफ बी डी। ठीक है, एफ बी डी ये, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ ये दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ, एक चीज़ और बताता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये
एफ ई पैरेलल बी सी है, इसका मतलब क्या है कि एफ ई जो है बी डी का भी पैरेलल होगा। उसी प्रकार से डी ई पैरेलल बी ए है, इसका मतलब डी जो है इसका भी पैरेलल होगा। चूंकि ये बहुत बड़ा लाइन जब पैरेलल है तो उसके छोटे भी उसका पार्ट भी होगा, उसका वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब सुनिए, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, इसका मतलब क्या है, एफ बी डी क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल क्या है, एफ क्या है, एफ ई डी बी, एफ ई डी बी क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है? ये यदि ऐसा है तो पैरेललोग्राम है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बता दूं क्या, ये जो है 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा देखिए, ये जब पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जब पैरेलल है एफ ई पैरेलल टू बी डी, इसका मतलब एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंस, हाँ ना, सिंस क्या है, एफ ई जो है पैरेलल है, किसका पैरेलल है, बी डी का पैरेलल है। और यहाँ पर जो है काम कर रहा है क्या, कि एफ डी जो है, एफ डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा। अब क्या है, एंगल साथ ही साथ है ना ट्रांसवर्सल, तो ये क्यों हुआ, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो एंगल 3 इक्वल टू 4, साथ ही साथ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार जो है क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप जान लीजिए, इसको हमको दिखाना है सिमिलर दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एफ बी डी, ठीक है, एफ बी डी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे एफ बी डी और ई डी बी में, है ना, ई डी बी में, ई एंड ट्रायंगल। अच्छा लिख क्या रहा है, एफ बी डी लिख दिए, डी ई एफ में, ठीक है। ये दोनों को दिखाना है, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस में। तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि यहाँ ये दोनों जब ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, यानी कि एंगल बी जो यहाँ पर कवर कर रहा है, एंगल ए जो है, दोनों इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 यहाँ पे हो गया। क्यों हो गया, तो हम लोग ने ऊपर में दिखा दिया है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव, यानी कि हम लोग या फिर शाउन एबव, ऊपर में दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी हम लोग प्रूव्ड एबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव, है ना, प्रूव्ड एबव या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल में उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दो ट्रायंगल में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल एफ बी डी जो इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आपको ये पता है, तो कौन सा रूल से, बाय ए, ठीक है, ए सिमिलरिटी रूल या सिमिलर क्राइटेरियन से, ए सिमिलरिटी रूल, है ना, सिमिलरिटी रूल या सिमिलर क्राइटेरियन से ये क्या हो गया कि दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव हो गया। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स having the corresponding angles are equal,
द टू corresponding angles equal then the two triangles are similar। जैसे तो ट्राइंगल यहाँ पर है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल का एक एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो, फिर दूसरा एंगल जो है दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो, कम से कम दो एंगल corresponding एंगल इक्वल होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्राइंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ये आपका प्रूव हो गया पहला, यानी कि बी एफ बी डी ये जो है सिमिलर टू डी ई एफ। अब हमको प्रूव करना है सेकेंड प्रूव करना है दोस्तों। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो है ये क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो होगा क्या लागू होगा, तो इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 2 हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब ये मेरा पैरेललोग्राम है, क्या एफ डी ई बी जब पैरेललोग्राम है तो मेरा एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल। सिमिलरली ये भी मेरा पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेलल इसका है तो ये और ये भी पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। जब पैरेललोग्राम होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दीजिए एंगल 3 और यहाँ पर दीजिए एंगल 4, ये भी क्या बताइए दोनों इक्वल होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ये चीज़ व्हेन ठीक है, व्हेन है ना, व्हेन ई एफ ई डी बी क्वाड्रिलेटरल एफ ई डी बी जो है क्या है, एक एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, उसका क्या कारण है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का क्या है, ऑपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, उसी प्रकार से सिमिलरली जो है ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अब क्या है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एफ ई डी बी है ना, जब पैरेललोग्राम है तो ये हो गया। उसी प्रकार से एफ ई सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यही होगा, एंगल क्या 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और ये मेरा क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब हमको जो प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं। प्रूव करना है, अब प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये जो है अंदर में ये जो है इसका एक एंगल, ये जो रेड कलर का जो है एंगल बना है वो, और ये जो बाहर का जो बड़ा एंगल है उसका बात चल रहा है, तो बाहर का ये एंगल दोनों इक्वल है। उसी प्रकार से रेड एक जो है ट्राइंगल है उसका एंगल 3 और ये बड़ा ट्राइंगल का एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है। और दोस्तों जब ऐसा है कभी भी दो ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में दो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो उसी प्रकार से अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल, जो प्रूव करना है, इन ट्राइंगल क्या डी ई एफ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ध्यान देंगे डी ई एफ और दूसरा है ए बी सी में। ए बी सी में क्या है, यहाँ पर एंगल डी एफ ये छोटा ट्राइंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, और दोनों को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। हम ऊपर में ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि ये आपस में जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। देयरफॉर या हैंस ट्राइंगल डी ई एफ है क्या है, सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये प्रूव करना था। और कौन सा रीजन से हुआ, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कौन सा प्रॉपर्टी से, ये और ये दोनों है, तो हो गया एंगल, ठीक है, एंगल है ना, सिमिलरिटी रूल या सिमिलर क्राइटेरियन, सिमिलरिटी
रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, दोनों हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था, जो कि मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड, फिर प्रूव्ड हो गया। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये अंदर वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। आपने देखा कि ये जो है इधर भी पैरेललोग्राम बन रहा है, इधर भी पैरेललोग्राम बन रहा है। और प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम ये बताता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी प्रकार से एंगल 1 = 2 हो गया, एंगल 3 = 4 हो गया। अब देखिए अंदर वाला एंगल में एंगल 1 है, जबकि बाहर वाला ट्रायंगल में एंगल 2 है, और अंदर वाला ट्रायंगल में एंगल 3 है, जबकि बड़ा वाला ट्रायंगल में 4 है, जो कि आपस में इक्वल है। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये जो हो गया दोनों सिमिलर हो गया। आप समझ गए होंगे कि ये भी जो है आपस में सिमिलर है। तो इस प्रकार से प्रूव हो जाता है 26। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। PQ इज पैरेलल टू BC। PQ जो है पैरेलल है किसका, BC पैरेलल। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जब कभी भी क्या हो तो ये हो कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है, और इसके पैरेलल कोई है D और E, कोई एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका सिमिलर हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि ये जब दिया हुआ है कि ये जो है पैरेलल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्वाभाविक सा बात है इक्वल होगा। जब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा तो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। और हम लोग जानते हैं कभी भी दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, जब कह रहा है कि यहाँ पर जो है PQ जो है ये है आपका PQ, ये जो है ये BC का पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका पैरेलल होगा, इसका पैरेलल होगा, तो सीधी सी बात है ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो ये जो है इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस प्रकार से यदि ऐसा होता है तो ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये जो है ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये नीचे वाला ट्रायंगल का सिमिलर हो गया। अच्छा दूसरी बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान ये भी आप दे सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसको गौर कीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। उसका कारण क्या है तो आप देख सकते हैं, जब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये जो है आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल, ये जो बन रहा है एंगल, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ध्यान दीजिए इसमें, ये जो है ये जो आप जब मतलब क्या बोलते हैं, ये आपका पैरेलल जब यहाँ से यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ भी आपस में तो पैरेलल होगा। और जब ये पैरेलल होगा तो इसका जो है ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो ये इक्वल हो गया, तो मिला जुला के ये भी हो गया इक्वल, ये भी हो गया इक्वल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। उसी प्रकार से राइट वाला भी होगा, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल पूरा नीचे वाला ट्रायंगल का सिमिलर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान देने की बात ये है, आप देखते होंगे जब ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल इक्वल है तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PR, ठीक है, PR। और ये इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, PR अपॉन क्या होगा, BD, PR अपॉन BD इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है, इस साइड क्या होगा, AR अपॉन क्या हो जाएगा, तो AR अपॉन क्या होगा, AD। क्यों लिखे, क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये ट्रायंगल में भी AR अपॉन RD है और ये ट्रायंगल में भी आपको मिलेगा AR अपॉन RD। तो चलिए ये जैसे इस ट्रायंगल में हम लेके चले थे तो ये हुआ। अब राइट वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो AQ अपॉन क्या होगा, AC इक्वल टू AR अपॉन क्या होगा, AD, AR अपॉन AD। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये R है, ठीक है, AR अपॉन AD है, AR अपॉन क्या हुआ, AD। गौर कीजिएगा, जब राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर PR हम क्यों लिखे, आप कहिएगा सर इसको नहीं लिखे इसको लिखे, क्योंकि हमको क्या करना है, ये दिया हुआ है गिवन, ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको हम इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि गिवन है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हम पाए क्या पाए, PR अपॉन क्या हो जाएगा, PR अपॉन BD इक्वल टू ये हो गया AQ अपॉन क्या हो जाएगा, AQ अपॉन AC। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त, जब इक्वेशन का बात हो, जब राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार से BD और AC देखिए, BD और AC, चूंकि D जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो चाहे दोनों को BD लिखो या फिर दोनों को AC लिखो। चलिए तो हो गया PR
अपॉन बी डी इक्वल टू होगा ए क्यू बाय क्या होगा ये बी डी, ये बी डी हो गया, ये कैंसिल हो गया। पी आर को जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया ए क्यू के इक्वल हो गया, पी आर का वैल्यू ए क्यू के इक्वल हो गया, यानी कि पी आर ए क्यू के इक्वल हो गया। सॉरी, ये पी आर ए क्यू नहीं होगा बल्कि सॉरी स्टूडेंट्स, ये जब पी आर हम मेरा क्या है बेस है, लेफ्ट वाला ट्रायंगल में पी आर हम लिए यानी बेस लिए, तो राइट वाला भी क्या लेंगे आपका ये बेस ही होगा। यानी कि यहाँ पर ए क्यू ना लेके हम लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू, क्या लिखेंगे आर क्यू, आर क्यू अपॉन क्या होगा आर क्यू अपॉन हो जाएगा डी सी, ये हो गया डी सी, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा आर क्यू अपॉन डी सी, ये होगा आर क्यू अपॉन हो जाएगा डी सी, आर क्यू अपॉन डी सी हो गया। और दोनों सेम है डी सी और बी डी, डी सी और बी डी दोनों सेम है, तो दोनों को सेम लिख सकते हैं, तो होगा आर क्यू अपॉन क्या होगा बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, मिला जुला के पी आर जो है वैल्यू हो जाएगा, पी आर इक्वल होगा किसके इक्वल होगा आर क्यू का, पी आर जो है आर क्यू के इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब आर क्या है एक मिड पॉइंट है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर ये प्रूव कीजिए ए ऑन बी सी है ना, ए डी जो आप ड्रॉ किए हैं वो क्या करेगा पी क्यू को बाइसेट करेगा, पी क्यू बाइसेट करेगा मतलब आर क्या होगा मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये हो गया आपका क्या आर इज द मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा मिड पॉइंट, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि आखिर कैसे प्रूव कीजिएगा। जो मैं बताया उसी को मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है दिया हुआ है पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, तो मैं दे दिया। कहता है डी जो है मिड पॉइंट बी सी का है, इसका मतलब बी डी और डी सी आपस में क्या है इक्वल है, ये भी लिख दिया। आप कहता है प्रूव क्या करना है कि ए डी जो है पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स आर यहाँ पर मिड पॉइंट है, चलिए वही लिख दिए ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। अब आते हैं प्रूफ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पी क्यू जब पी क्यू बी सी का पैरेलल है, इसका मतलब ये भी है कि पी आर जो है बी डी का पैरेलल होगा और क्यू आर इसका पैरेलल होगा। मान लीजिए ये दोनों लाइन पूरा पैरेलल है तो इसका पार्ट भी होगा वो आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, तो वही चीज़ लिख दिया कि ये जो है इसका पैरेलल है और इसका ये पैरेलल है, चूंकि यहाँ पर सिमिलर दिख रहा है। चलिए आप बात करते हैं कि ये सिमिलर दिख रहा है, कहने से नहीं होगा, आपको प्रूव करना होगा, बताना पड़ेगा कि जैसे इन ट्राइंगल ए पी आर में ए पी आर देख रहे हो ये ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल ए बी डी यानी कि ये ए बी डी में एंगल 1 = 2, इसमें जो है जब ये पैरेलल है तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा इक्वल होगा। चूंकि ये जब पैरेलल है तो ये जो दोनों लाइन है ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो एंगल 1 = 2 हो जाएगा और एंगल 3 = एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कोरस्पोंडिंग है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल में एंगल ए है और इस ट्राइंगल में भी क्या एंगल ए है। हम चाहेंगे तो इस एंगल ए को हम कुछ अलग भी नाम लिख सकते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको कुछ अलग नाम दीजिए। 1 2 3 4 है, यहाँ पर देते हैं 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 5, यहाँ पर एंगल 5 और ये क्या हो गया एंगल 5, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, क्या है दोनों में कॉमन है, इसमें भी एंगल 5 और ये बड़ा ट्राइंगल में भी एंगल 5। तो ये जो है चाहे तो डबल ए लीजिए या फिर ट्रिपल ए लीजिए, तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर, ये छोटा वाला ट्राइंगल और इसी का बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया, हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, यानी छोटे वाले साइड के जो है एक ट्राइंगल का छोटा वाला साइड, दूसरा वाला ट्राइंगल का सबसे छोटा साइड, एक ट्राइंगल का मिडिल वाला साइड, दूसरे ट्राइंगल के मिडिल वाला साइड, और एक ट्राइंगल का जो लार्जेस्ट साइड है वो दूसरा ट्राइंगल का लार्जेस्ट साइड के क्या होगा रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी लिख सकते हैं और पी आर अपॉन बी डी लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिया। उसी प्रकार से जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर होगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या है पैरेलल है, तो ये सिमिलर हो गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली। ए क्यू आर जो है ए सी डी का क्या है सिमिलर है। जब सिमिलर है इसी प्रकार से आप चाहें तो उसको भी प्रूव कर सकते हैं।
अब क्या है, लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू आर क्यू अपॉन ये। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान देने की बात ये है, सबसे ज़बरदस्त बात ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसमें भी इसको सपोज करो कि ये है इक्वेशन ए और ये सपोज कीजिए ये है इक्वेशन बी। गौर कीजिएगा इसमें भी है ए आर अपॉन ए डी, यहाँ पर क्या है ए आर अपॉन ए डी और इसमें भी आपका है ए आर अपॉन ए बी। अब बताइए ये आपस में तीनों इक्वल है और ये भी आपस में तीनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि इसमें ये और ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें इक्वल है। सपोज कीजिए ये सब इक्वल है, यहाँ पर 40 है, 40 डिग्री है और यहाँ पर सपोज कीजिए सब इक्वल है, ये 40 या 40 केजी या जो भी मान लेना है 40 यूनिट है, ये भी 40 यूनिट है, ये भी 40 यूनिट है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब सब आपस में क्या है, इक्वल है, सब इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से, ए और बी से ध्यान देने की बात है, जब आपस में सब इक्वल हो गया, अब हमको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि इसको दिखाना है पी आर और ये इक्वल है, यानी हमको बेस लेना है। तो बेस यहाँ पर क्या है, पी आर अपॉन बी डी। पी आर अपॉन बी डी कौन है, ये, इसको ले लीजिए बेस को, पी आर अपॉन बी डी, जिसका हमको यूज है उसी को लेंगे और दूसरा नहीं लेंगे। उसी प्रकार से जब इसका बेस ये है तो राइट साइड वाला का बेस क्या होगा, तो पी आर था, ये क्या है क्यू आर बाय डी सी। तो क्यू आर बाय डी सी कहाँ पर है, ये वाला है, चलो क्यू आर बाय डी सी। आप समझ गए होंगे कि जब दो मतलब इक्वेशन का कोई भी एक इक्वेशन मतलब कोई भी एक पार्ट, ये हो गया एल एच एस, ये हो गया एम एच एस और ये हो गया आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। यदि तीनों में से कोई एक ठो इक्वल हो जाएगा तो आपस में सब क्या होता है, इक्वल। तो जिसका हमको जरूरत पड़ेगा उसका हम यूज करेंगे। तो जरूरत हमको बेस का पड़ने वाला है, क्योंकि हमको दिखाना ये जो है ना ये आपस में इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स इक्वल है। ये जो आपका एडी है ये पीक्यू को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स आपस में इक्वल है। तो इसका यूज जो है, जिसका यूज है उसी को लेना है, सबको लेना नहीं है। अब ले लिए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बीडी और डीसी आ गया, बीडी और डीसी, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है बीडी और डीसी आपस में क्या है, इक्वल है। तो चाहे तो दोनों को बीडी लिखिए या फिर दोनों को डीसी लिखिए। तो लिखेंगे पी आर अपॉन क्या, बी डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बी डी हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, मिला जुला के जो वैल्यू हो गया पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर हो गया, ये हो गया पी आर अपॉन क्यू आर हो गया, इक्वल टू क्यू आर हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या, यहाँ से क्लियर नहीं हो गया, यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, हेंस इसका मतलब ये है क्या कि जो आर है, आर जो है पीक्यू को क्या करता है, आर पीक्यू को का जो है मिड पॉइंट है, या फिर एडी जो है, एडी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट्स, एडी बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट करता है, एडी पीक्यू को। यही तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये जो है जब ये सारी गिवन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन होने के बाद जो है हमको ये प्रूव करना था कि यदि ये पैरेलल है और ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो आपको ये दिखाना था कि ये जो है ये आर जो है मिड पॉइंट होगा किसका, पीक्यू का, या फिर एडी बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, तो पीक्यू को। दैट मीन्स ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने ये चीज़ दिखा दिया, प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, कहता है दो नंबर को ऐड करने से 18 होता है। तो पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, 18 माइनस x होगा। दोनों नंबर को मान लीजिए x है और दूसरा क्या है, 18 माइनस x है। ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, बताइए क्या 18 हुआ कि नहीं ऐड करने से। तो पहला x होगा, दूसरा को होगा 18 माइनस x। यदि दो नंबर को ऐड करने से 100 आता है, एक को मान लेंगे x, दूसरा क्या होगा 100 माइनस x होगा। ये होगा आपका वन वेरिएबल में। कहता है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसका जो रेसिप्रोकल का सम जो है इतना, यानी कि वो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पर है 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता है, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे 5/6 है, इसका क्या होगा 6/5 होगा। इस प्रकार से इसका रेसिप्रोकल होता है। न्यूमरेटर विल बी चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी चेंज इनटू न्यूमरेटर। तो लिखेंगे वही चीज, लेट है ना, 2 नंबर का बात है, लेट द फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे, bx, यानी कि इक्वल टू x।
तो बताइए सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा? तो सेकेंड नंबर दोनों के ऐड करने से 18 आता है, यानी कि ये हो गया 18 माइनस एक्स, ये दोनों हो गया। अब कहता है दोनों का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेसिप्रोकल को ऐड कर लेंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x प्लस ये क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो गया 1/18 माइनस एक्स। इसको जो है दोनों को कहता है ये जो दो नंबर है दोनों को ऐड करने से 18 आता है, तो एक होगा x और दूसरा होगा 18 माइनस एक्स। अब दोनों का रेसिप्रोकल कहता है कि रेसिप्रोकल करो और ऐड कर दो, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल भी किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया, और दोनों को ऐड करने से कहता है कितना होता है? 9 अपॉन कितना होता है? 14। चलो भैया 9 अपॉन 14 लिख दिए। अब करते हैं इसको कैलकुलेशन, तो ये हो गया x, ये हो गया 18 माइनस एक्स, क्या होगा ये? 18 माइनस एक्स प्लस क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? 9 अपॉन 40। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा ये? 18 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद हो जाएगा ये होगा 18x माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन कितना होगा? 14। 9 2 जा कितना होगा? इतना। तो मिला जुला के जो होगा ये होगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 2 जा कितना होता है? 40 2 जा 80 हो गया, 80 हो गया, है ना? ये हो गया। अब क्या है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, उधर जगह क्या होगा? माइनस 18x इक्वल टू क्या होगा? 80 हो गया। अब देखिए ये जो हो गया इसको ले गए उधर, ठीक है, इसको जब उधर ले गए तो ये माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब बताइए यहाँ पर 80 क्या है? वो जो है जिधर है उधर ही है, दैट मीन्स ये क्या होगा? 80 इक्वल टू 0। बताइए अब क्या है कि यहाँ पर 80 है और प्लस इधर भी प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? प्लस ही होता है। ऐड करने से यहाँ पर 80 को ब्रेक कीजिए तो क्या हो गया? ये हो गया 42, क्या हो गया? 20। मतलब ऐड करने से कितना आना चाहिए? 18। चलिए 2 2 जा 4, अभी तक नहीं आएगा, फिर करेंगे 2 10 जा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, और 8 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 18। दैट मीन्स ये मार्क्स है, ये जो क्वेश्चन है कितना मार्क्स का है वो चीज़ लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है? माइनस 8x माइनस 10x प्लस क्या है? 80 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? आपको दिखाई पड़ता होगा, तो दोनों में कॉमन x है, तो हो गया x माइनस 8 हो गया। फिर क्या हो गया? माइनस 10 कॉमन हो गया, ये हो गया x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो x माइनस 8 है, ये क्या हो गया? x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो है कब इसका वैल्यू 0 होगा? तो ये वैल्यू तब 0 होगा इधर चाहे तो क्या, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये 0 कब होगा? इसका वैल्यू 0 कब होगा? इधर x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या? x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू कितना आ गया? 8, और x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। बताइए x का वैल्यू क्या आ गया? 8 या 10 आ गया। तो वो दो नंबर क्या होगा? एक होगा 8 होगा, दूसरा होगा 10। दोनों को ऐड करने से 18 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करके ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 9 अपॉन 40 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ। इसका दो आंसर हो गया, एक हो गया आपका 8 और दूसरा हो गया 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जो पोलिनोमियल, ये आपका पोलिनोमियल है, इसका जीरोज क्या है? एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो पहले लिख देंगे द गिवन पोलिनोमियल, है ना, द गिवन पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल क्या है? ये आपका है 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, ये क्या है? गिवन पोलिनोमियल है। देयर फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? दो चीज़ें मिल रही है, क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी बाई ए कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसमें a है 6 और b क्या है? -5 है, तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए, b का वैल्यू क्या है? -5 अपॉन क्या?
तो ये अपॉन 6 हो गया। आप कहिएगा कि यहाँ पर क्यों दिए, तो माइनस बी है और बी की जगह ध्यान दीजिए ये विथ साइन, साइन के साथ क्या है माइनस है, तो -5 हो गया और ये क्या होगा 6, मिला जुला कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 5/6। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या है, एंड ये अल्फा है प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा C/A, दैट मीन्स क्या होगा 1/6। दो चीज़ निकल गया, दो चीज़ क्या निकल गया, एक हो गया सम ऑफ जीरोज और दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब कहता है देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यदि यहाँ पर जीरोज अल्फा बीटा की जगह में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया ना, उसी प्रकार से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चूंकि अब क्या है अल्फा और बीटा नहीं रह गया बल्कि क्या बच गया, 2 जीरो, एक अल्फा स्क्वायर हो गया, दूसरा बीटा स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है तो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ होता है। लेकिन आपको देखना है दिया क्या है, यदि प्लस दिया तो प्लस वाला यूज करेंगे, या माइनस दिया रहता है तो माइनस वाला यूज करते हैं। जब माइनस होता है ये क्या हो जाता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है 5/6, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ये 25 अपॉन होगा 36 माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/6। तो चलिए इसका जो है हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, ये 36 हो गया, ये क्या हो गया 36। अच्छा देखिए ये 36 है, इसको भी 36 बना दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे में क्या होगा 36। अब क्या हो गया, ये 25 और 6 2 जा कितना हो गया 12, ये हो गया आपका 12। तो मिला जुला के इसका जो वैल्यू हो जाएगा, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा ये होगा 3 और 2 में 1 जगह तो ये होगा 13 अपन क्या हो गया 36। ये किसका वैल्यू हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। उसी प्रकार से जब सम ऑफ जीरो निकाल दिए, जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा के ऐसा इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये अलग अलग है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है क्या 1/6, तो क्या इसका वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा 1/36 नहीं होगा, मतलब इसका स्क्वायर तो 1 हो गया 36, यानी दोनों चीज़ निकल गया। अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल का जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन ये होता है ax² + bx + c = 0, या फिर यहाँ पर एक चीज़ होता है x² x के टर्म में है, ठीक है, फॉर्म में है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या x प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यही होना चाहिए। आपको मैं बता दूं ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर जीरो अल्फा और बीटा नहीं है बल्कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ये भी बेचारा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा नहीं बल्कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं 13 अपॉन क्या 36, 13/36 x प्लस क्या है जी, प्लस क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या होगा 1/36, ये हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन हम चाहते इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, यानी कि जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम ना लिखे, तो डिनोमिनेटर को हटाना होगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा 36x², ठीक है, माइनस क्या होगा ये 30, ये होगा 13x प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये क्यों, क्योंकि ये जो होता है जीरो जिसमें भी होता है जो वैल्यू आता है मेरा जीरो जाता है, इसलिए कंपेयर जो है जीरो से होता है, यानी जो भी टर्म आएगा उसका ये इक्विवेलेंट ही है, ये जो है इक्विवेलेंट है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपस में क्या है, जो है दोनों इक्विवेलेंट है, जो ये है वो यही है। इसलिए हम अब चाहेंगे, हम बस इसको इसलिए किए कि इसका जो डिनोमिनेटर को हटा देना चाहे, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ हम
हम लोग पॉलिनोमियल में कर सकते हैं, बाद बाकी हर जगह हम नहीं करेंगे। हम तभी करेंगे जब LHS और RHS हो, तो दोनों साइड चाहे तो ऐड होगा सेम, या फिर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होगा सेम, मल्टीप्लाई सेम होगा, या डिफरेंस सेम होगा। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और जिसका कि हम बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखने में भी ठीक लगता है, यानी कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है। तो हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, तो मिला जुला के इसको हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे 28। अब चलते हैं 29। ये जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। ये आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि ये जो क्वेश्चन है आपका कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता ये देता हूँ कि इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो बताइए कि इसका वैल्यू ये क्या कितना होगा, नहीं होगा। आपको प्रूव करना है कि ये इतना होगा, तो हम लोग लिखेंगे जो कंडीशन है, जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि गिवन, पहले गिवन क्या है, तो गिवन को लिख दीजिए क्या, कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, +-1 होगा। स्टूडेंट्स, इसको एक चीज़ हम बताते हैं, जिसे आपको लोग जानते होंगे, जानते क्या होंगे कि a+b² आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं a+b², ठीक है, a+b², उसके बाद प्लस क्या है, a-b² का जो वैल्यू होता है वो होता है, इसका जो वैल्यू होता है 2 × a² + b² होता है। आप कहिए कि क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको जो है ये प्लस में दिया हुआ और माइनस में पूछ रहा है, तो इसका यूज कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा। आसान इसलिए होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो उसी प्रकार से सिमिलरली ध्यान दीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स कि सिमिलरली क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कि साइन थीटा, एक जगह साइन थीटा है और बी जगह क्या है, कोस थीटा, या फिर जो है पहले क्या है, कोस थीटा लिखा हुआ है, तो कोस थीटा ही पहले लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस क्या, साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 × क्या होगा ये a², यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको पहले देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, 1, तो 1 लिख देंगे। अच्छा, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस क्या हो गया, ये हो गया कोस थीटा माइनस क्या हो गया, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मेरे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जब होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करना क्या है कि इसका वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको लेफ्ट साइड लिखिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 - 1, दैट मीन्स क्या हो गया, 1। अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो कोस थीटा माइनस क्या होगा, साइन थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, √1 होगा, और √1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, +-1 होता है। यही प्रूव करना था कि जब है कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो गिवन है, तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, +-1। यही हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा दिया रहे और कोस थीटा माइनस साइन थीटा कह दे, तो हम लोग यूज कर देंगे a+b² प्लस a-b² इक्वल टू 2 × a² + b², ऐसा यूज कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चूंकि a² + b² कहने का मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। और ये प्लस का एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू का माइनस का पूछ रहा है। यह क्वेश्चन सिर्फ घुमा सकता है कि यहाँ पर माइनस दे देगा और प्लस का पूछ दे, तो यही सेम फार्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक। चलिए वॉल क्लॉक आपको बनाते हैं। ये रह गया वॉल क्लॉक, ठीक है। इसमें जो है मिनट हैंड का बात चल रहा है। मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक है ना इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है ये जो वॉल क्लॉक है इसका जो है मान लीजिए 12 है, ये क्या है 3 है और ये 6 है और ये क्या है 9 है। तो मिनट हैंड सपोज करो ये है मिनट हैंड है, ठीक है। वॉल क्लॉक ही 18 सेंटीमीटर है। कितना है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट में क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है 6। यही कारण है कि यहाँ से यहाँ आने में है ना जो है 1 हो गया 2 हो गया तो यहाँ 6 है। 6 1 मिनट में 6 तो 5 मिनट में कितना बनेगा 30, फिर 10 मिनट में कितना बनता है 60 और ये क्या हो गया इसमें क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो इसके मतलब जो है मिनट हैंड जो है, ठीक है, मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है कि 6 डिग्री बनाता है, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन क्या 1 मिनट। 1 मिनट में जो है ये बेचारा कितना डिग्री एंगल बनाता है तो वो बनाता है 6 डिग्री। अब कितना मिनट का बात चल रहा है 35 मिनट में। तो 35 के लिए यहाँ पर जो है 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 से किसको करेंगे 6 को। तो इसका मतलब जो है ये जो एंगल बनाएगा ये जो एंगल बनाएगा 35 यानी कि 30 मिनट हो गया ये 35। ये जो यहाँ से चलना शुरू किया बेचारा और ये चलते चलते यहाँ आ गया। यहाँ से जो यहाँ एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा तो 35 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से करेंगे तो 5 से करेंगे। 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। तो जो 35 में है 35 से 6 से मल्टीप्लाई होगा। 1 मिनट में इतना तो 35 में कितना 35 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मैथमेटिक्स के वर्ड में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा का जो वैल्यू होगा वो जो है क्या होगा 1 मिनट में जब 6 तो ये 35 में क्या होगा 6 इंटू 35 वैल्यू जो होगा इसका 6 5 जा 30 हो जाएगा। 6 3 जा 18 और 3 कितना होगा 21 यानी 210 डिग्री बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द फेस, है ना, इस क्लॉक का जो है एरिया कितना होगा, है ना, ये निकालना है। तो ये जो एंगल है ये जो बन रहा है एरिया ये जो है ये क्या बन रहा है तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स सेक्टर का बन रहा है। ये जो एरिया है सेक्टर का बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया दिया फिर द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लोग यूज कर देंगे थीटा का वैल्यू क्या है 210 डिग्री और क्या हो गया ये 360 डिग्री हो गया इनटू पाई स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 22/7। आर का वैल्यू क्या है 18 है। ये जो है 18 इंटू 18। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग काट सकते हैं 7 3 जा है ना 21 इतना हो गया। फिर जो है इसको 0 को काट दीजिए, ठीक है। 0 से ये क्या हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा इतना हो जाएगा। फिर 6 कटेगा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 फिर 2 से कटेगा 2 से क्या हो गया ये 11 मिला जुला के जो हो गया 33 18 इंटू कितना होगा 33 हो गया, ठीक है। 18 3 जा 54 है ना 54 ये क्या हो गया 54 मिला जो गया हो गया 4 हो गया ये 9 हो गया ये क्या हो गया 5 ये हो गया 594, ठीक है। ये देख लीजिए अब एरिया है तो स्क्वायर में होगा। यूनिट क्या है तो ध्यान देना है ये मेरा जो है किस में आ रहा था तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है मिनट हैंड है कह रहा है कि मिनट हैंड की जो ये लेंथ है तो ये लेंथ जो है रेडियस का काम करेगा। लेंथ है ये जो है यहाँ से लेकर 35 मिनट जो है कवर करती है फॉर्म कवर करती है। तो यहाँ पर देखना है एंगल कितना बनेगा तो 1 डिग्री में मतलब 1
1 मिनट में जो है मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाता है। तो बताइए 35 डिग्री ये चलेगा तो 35 डिग्री में कितना बनेगा, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना हुआ 210 डिग्री। अब फार्मूला हम यूज कर देंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, ये जो एरिया बना रहा है बिल्कुल सेक्टर है। सेक्टर में हम बता जानते हैं कि सेक्टर जो फॉर्म होता है इसमें 2 रेडिया होते हैं और एक आर्क होता है। एरिया फॉर्म बाय 2 रेडिया एंड क्या है आर्क, आर नॉन एज जो है सेक्टर। तो ये जो है सेक्टर बन रहा है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पाई स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री या फिर थीटा अपन 360 डिग्री इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू आ गया 210 डिग्री, 360 है ही। पाई का वैल्यू जब कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। रेडियस क्या है 18 इंटू 18, तो मिला जुला कटकेगा क्या आया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए बी इज ए कोड। ए बी एक कोड है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ए बी एक कोड है का कोड ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। कहता है इसका जो सेंटर है वो क्या है ओ है, चलिए ओ है। सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये कहता है 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। फिर कहता है इफ ओ ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओ ए का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो है आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मेरा ये कहलाता है। माइनर सेगमेंट आपको पता होगा, एक होता है मेजर सेगमेंट और दूसरा होता है माइनर सेगमेंट। जब भी सेगमेंट क्या है कि सेमी सर्कल से छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। यानी कि जो है ये जो सर्कल में जो आर्क होता है, आर्क जो सेमी आर्क होता है, सेमी आर्क से छोटे आर्क से जो सेगमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये जो है आपका आर्क है, हर जगह आर्क है, ये भी आर्क है। तो ये आर्क छोटा है, यानी कि ये सेमी, यानी सर्कल का आधा को बोलते हैं सेमी सर्कल से छोटा जब आर्क लेंगे और उससे मेरा सेगमेंट जो बनेगा उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसको जो है इसको छोड़ देते हैं, ये कलर जो किए इसको छोड़ देंगे तो ये जो है वो आपका कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो ये पूछ रहा है, बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसका जो है एरिया बताना है। मैं आपको बता दूं इसका एरिया निकलेगा कैसे। तो इसका एरिया के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में इस ट्राइंगल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो बताइए ये बचेगा कि नहीं। यानी कि ये पूरा फिगर में, सपोज कीजिए ये पूरा फिगर है, इस फिगर में से इस फिगर में इसको सर्कल को छोड़ दीजिए, इस सर्कल इसको, चूंकि इसको हम निकाल सकते हैं, इसमें से ये वाला जो चीज है ये वाला चीज को काट के हम निकाल दें तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और काट के निकालना मतलब होता है माइनस करना। यानी कि ये पूरा सेक्टर में से क्या मन करेंगे, ये ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये क्या क्या दिया हुआ है हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा क्या क्या जरूरत होता है। तो सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि जो है टाइम यहाँ पर ज़्यादा किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या है एरिया ऑफ क्या है माइनर, एरिया ऑफ माइनर क्या सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का नाम लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या है OABO, ठीक है, जहाँ चले थे वहीं पर पहुँच जाते हैं। OABO ये क्या है सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्या है ट्राइंगल का भी नाम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो है लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है OAB, इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। एरिया ऑफ सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग चाहते हैं ना तो पाई आर स्क्वायर बाय 6 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि ये जो है छठा हिस्सा है, सर्कल का छठा हिस्सा है, इसलिए खैर जो भी हो ये हो गया। माइनस को हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब सर्कल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
इस सर्कल में देखिए, सर्कल में रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, ये सपोज करो ये एक्स है और ये क्या है, एक्स है, दोनों इक्वल है तो एक्स प्लस एक्स और क्या है ये 60 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज कर दिए तो क्या हो गया 2x प्लस 60 इक्वल टू क्या हो गया 180, यानी x प्लस क्या हो गया 30 इक्वल टू कितना हो गया 90। तो x का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, x का वैल्यू 60 डिग्री। अब बताइए यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, ये कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है आप लोग को पता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड यहाँ पर कितना है, तो साइड है आपका 14। जब यहाँ 14 है तो इधर भी 14 होगा, जब ये 14 है तो ये भी क्या होगा 14 ही होगा। तो √3/4 या क्या होगा 14 × 14 होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि √3 का वैल्यू निकालिए, लिख दीजिए। √3 का वैल्यू कह रहा है कि आप डी लिखिए 1.73। तो देखिए थीटा की जगह क्या है 60 क्या होगा 360 हो गया, इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, क्या लिखेंगे 22/7 क्या होगा r² मतलब क्या हो गया रेडियस क्या होगा 14 × 14, ठीक है, माइनस क्या होगा √3 की वैल्यू क्या होगा 1.73 अपन क्या होगा वो होगा 4 × 14 इंटू क्या होगा 14 हो गया। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, ये जो है ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6, ये क्या हो गया 11 हो गया, फिर ये गया 7 2 जा 14 हो जाएगा, है ना। तो ये मिला जुला के हो जाएगा आपका 11 × 2 × 14 अपन क्या होगा 3 माइनस क्या होगा, इसको हटा दीजिए, क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला जुला के इसको हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया 7 2 7 जा 14 क्या होगा 2 हो गया, फिर क्या हो गया ये 100 हो जाएगा, ये क्या होगा 7 तो हो जाएगा 173 × 7 7 जा 49 अपन क्या होगा 100 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना, तो मिला जुला के टोटल कैलकुलेट कर दी। इसको आप चाहें तो अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 17.89 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से लगभग जो है आपका टोटल कंप्लीट हो गया जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। चूँकि ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।